Hello class 12th. Our today's topic is bonding in coordination compounds. हमने देखा है कि जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं. वी नो वेरी वेल कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसके साथ लिगेंड क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं. और हम यही इस लेक्चर में समझना चाह रहे हैं कि वो बॉन्डिंग किस तरीके से होती है. ठीक है, उसके लिए हम जो थ्योरी ले रहे हैं डेट इज वीबीटी. आपको मालूम है वीबीटी का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से रिलेटेड. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं. लास्ट ईयर आपने नॉर्मल बॉन्डिंग्स की बात करी थी केमिकल कंपाउंड्स के अंदर. राइट नाउ अभी हम किसके अंदर बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. तो हम यहाँ देखेंगे कि उसके क्या रूल्स हैं या क्या अजम्पशंस हैं मेन, जिससे कि वीबीटी से हमारे को बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आता है और प्लस उसमें क्या ड्रॉबैक्स भी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स. ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सुटेबल लिगेंड. अब यहां पर खास बात क्या है, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आपके जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो क्या अवेलेबल करवाता है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाता है. क्या अवेलेबल करवाता है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स. क्यों, हमको मालूम है कि यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना है और अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना है तो जो लिगेंड है वो क्या लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके आएगा. और उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को रखने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए. क्या चाहिए मेरे को, एम्प्टी ऑर्बिटल. हर लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने वाला है. एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में ऑब्वियस है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो. ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या चाहिए, एक एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए. हाफ फील्ड तो नहीं चलेगी ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन्स. तो यहां पर एक लिगेंड जब दो इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो उसको रखने के लिए क्या चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल. अब जितने लिगेंड आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी लिगेंड्स आ रहे हैं उतने ही आपको क्या चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स. ठीक है, अब वो कैलकुलेशन कैसे होता है, द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर. किसके इक्वल होता है वो, इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर. यानी आपको अपने देखा था नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड्स. फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं, मान लीजिए मैंने लिखा CN⁴, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4. तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी कितने चाहिए, 1, 2, 3, 4. सपोज कीजिए मैंने लिखा EN का होल थ्राइस, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6. क्योंकि एक EN दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 3 EN कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे. तो यहां मुझे एम्प्टी ऑर्बिटल कितना चाहिएगा, 6. कितने चाहिएंगे, 6. और हर एम्प्टी ऑर्बिटल में वो क्या रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं. सही है. तो द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सुटेबल लिगेंड. द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम. द सेकेंड इज द अप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, S, P, D, F. ठीक है, कितने, एक S, 2 P, कितने, 3 P, 2 D, कोई भी. द अप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज, क्या होते हैं वो, दे हाइब्रिडाइज टू गिव अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री. आपको मालूम है जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं ऑफ, ठीक है, सेम शेप एंड एनर्जी. ठीक है, तो द अप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स SPDF हाइब्रिडाइज टू गिव अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री. डेफिनेट ज्योमेट्री वो क्या हो सकती है, जैसे स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ये सब क्या है, डेफिनेट ज्योमेट्रीज हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, द d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन में बी आइदर इनर d ऑर्बिटल्स और आउटर d ऑर्बिटल्स. अब इसका मतलब क्या है, इनर d ऑर्बिटल्स का मतलब है टेक्निकली n-1d और आउटर d ऑर्बिटल्स का मतलब है nd. ठीक है, एक बार इसको ब्रीफ आउट करते हैं. इनर d ऑर्बिटल्स, ठीक है, जैसे 3D
4s 4p ये ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये n और ये n है, आउटर मोस्ट शेल की वैल्यू n, तो ये कौन हो गया, n-1d हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आउटर d ऑर्बिटल्स की बात करूं, आउटर d ऑर्बिटल्स, तो वो कैसे होगा, 4s 4p 4d, ये कंडीशन है। तो ऑब्वियस है ये अगर n है आउटर मोस्ट शेल, तो ये कौन है, nd। तो अगर आप d ऑर्बिटल्स कौन सी काम आ सकती हैं, द d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन में भी आइदर इनर वाली काम आ सकती है या आउटर वाली काम आ सकती है। अगर इनर d ऑर्बिटल्स काम आ रही हैं, ठीक है, अगर हमारे पास इनर d ऑर्बिटल्स जो हैं वो काम आ रही हैं, तो उस केस में हम इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इस केस में हम इसको क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर अंदर वाली d ऑर्बिटल्स काम आ रही हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ऐसे ही अगर आउटर d ऑर्बिटल्स काम आ रही हैं तो क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई, यहां लो था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये परफेक्टली आपको कब क्लियर होगा, वीबीटी में क्लियर नहीं होगा, जब हम सीएफटी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़ चुके होंगे, तब आपको ये परफेक्टली क्लियर होगा। तो फर्स्ट 3 रूल्स क्या हैं कि जितने जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाता है लिगैंड को, जिससे कि हर लिगैंड एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए और उस वैकेंट ऑर्बिटल में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सके। दूसरा, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं जिनकी एनर्जी शेप अलग अलग हो, एनर्जी नियरली सेम हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और एक डेफिनेट ज्योमेट्री के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और थर्ड, जो डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं अगर वो अंदर के हैं, ठीक है, n-1d वाली है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। और अगर आउटर डी ऑर्बिटल है nd, तो उस केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो दीज आर द फर्स्ट 3 रूल्स, ठीक है, ऑफ वीबीटी, ठीक है, किसके रूल्स हैं, वीबीटी के। नाउ द नेक्स्ट रूल इज ईच लिगैंड हैज एट लीस्ट 1 ऑर्बिटल ऑफ डोनर एटम, 1 ऑर्बिटल ऑफ डोनर एटम। लिगैंड को एक डोनर एटम चाहिए, एटलीस्ट एक तो होगा, मोनोडेंटेट तो होगा ही। जो डोनर एटम जिसके पास क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या आप कह सकते हैं लोन पेयर हो, जिससे कि वो किसको दे सके, सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को। तो एटलीस्ट 1 डोनर एटम तो चाहिए ही। तो ईच लिगैंड हैज एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल ऑफ डोनर एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि वो मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को दे सके, जिससे कि वो बॉन्ड बना सके। द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करके उन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया है ऑफ सेंट्रल एटम आयन और ओवरलैप विद द फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगैंड, ठीक है। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और ये आपकी इसकी क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्या है इसकी, एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। उधर से जो लिगैंड आ रहा है, ठीक है, उसके पास, ठीक है, कौन सी होगी, उसका जो डोनर एटम है उसकी क्या होगी, जिसमें 2 लोन पेयर हैं, तो वो दोनों क्या करेंगे आपस में, ठीक है, ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे विद द फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगैंड। फिल्ड होगी ना पूरी, क्योंकि उसमें 2 होंगे और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा आ भी नहीं सकते। तो फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड टू फॉर्म, ठीक है, मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिससे कि वो आपस में क्या बना सके, मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपका मेटल और ये लिगैंड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लास्ट 2 रूल्स क्या है कि ईच लिगैंड हैज एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल ऑफ डोनर एटम जिसमें लोन पेयर हो, और इसका एम्प्टी और इसका फिल्ड जो ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ अब हम वीबीटी के लिमिटेशंस भी यहां पर देख लेते हैं। इसका रीजन ये है, अभी इसके कुछ लिमिटेशंस जो है वो आपको सीएफटी में जाके क्लियर होंगे, ठीक है, और एग्जांपल्स में भी क्लैरिटी आएगी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन है वो यही है
इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। सबसे पहली बात क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड में डिस्टिंग्विश नहीं करता, ठीक है, वो हमें CFT में क्लैरिटी आएगी। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज की कौन से कलर की वेवलेंथ, ठीक है, एमिट हो रही है, कौन सी वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये बता तो देता है कि वो कलर्ड है या नहीं, लेकिन इसका रीजन क्या है वो एक्सप्लेन नहीं करता। ये जो भी लिमिटेशंस है दैट विल बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन CFT। इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो बता देगा, लेकिन डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है उनका एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इट डज नॉट एक्सप्लेन डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और लास्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि क्यों कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं और क्यों कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कम स्टेबल होते हैं, उनका भी ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तो दीज आर द 4 मेन लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज VBT। नाउ अब जो हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज CrNH3 3+। अगर हम स्टार्टिंग करें तो क्रोमियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 24, उस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्या होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। आपको मालूम है क्रोमियम एक एक्सेप्शन है जिसमें 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d5 में आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो अभी क्रोमियम का जो कंडीशन है, ठीक है, आउटर शेल को देखें तो आप देखिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और 4p जो है वो क्या है एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी है। ये इनिशियल कंडीशन है। पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है वो Cr का है। पहले हम देखें हमारे पास कंडीशन क्या है, क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या है। अगर यहां पर हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, तो यहां एक Cr है, 6 अमोनिया है, और टोटल चार्ज उन पर कितना है +3, ठीक है, आयन है Cr। इसकी स्टेट क्या है 0 +3, तो क्रोमियम की स्टेट कितनी हो गई +3। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्चुअली हमारे पास Cr नहीं है, क्या है Cr+3 है। तो अगर मैं Cr+3 का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा 4s से, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा, एक 4s से और 2 3d से। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d, ठीक है, कितने 1 2 3, ये दोनों वेकेंट हो जाएंगे, 4s ये भी वेकेंट हो जाएगा, और 4p ऑलरेडी क्या है वेकेंट है, ठीक है। तो ये Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपके पास अमोनिया कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, अमोनिया कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। और अमोनिया कैसा लिगेंड है यूनिडेंटेड, यानी हर अमोनिया को एक वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कौन सा ऑर्बिटल चाहिए, एक वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो यहां पर कितने टोटल वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स हो गए जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 तो 3d के काम आए, एक 4s का और एक 4p का, ठीक है। तो यहां पर आपके पास इनसे क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कौन से बनेंगे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स,
ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, D2sp3, और कौन से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, 6, और उनका नाम क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन हर एक ऑर्बिटल में एक एक अमोनिया आके अपना लोन पेयर रखता जाएगा। क्या करता जाएगा, अपना लोन पेयर रखता जाएगा। ठीक है, ये एक NH3 ने रखा, फिर अगला NH3, 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 NH3 और NH3। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो वो क्या होगा, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें D कौन सा काम आ रहा है, आप देख सकते हैं साफ, यहां पर जो D काम आ रहा है वो कौन सा है, 3D। D ऑर्बिटल जो काम आ रहा है वो कौन सा है, 3D, यानी आउटर मोस्ट शेल कौन है, 4th, और D कौन सा काम आ रहा है, अंदर वाला, यानी N-1D। इसका मतलब ये क्या होगा, इसको आप क्या बोलोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहीं पर इसका एक लिमिटेशन अभी हम आगे जाके देखेंगे। अभी आप यहां पर ये ध्यान रखना, देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधे रखे हुए हैं, उनमें कोई पेयरिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो ये मैं आगे एग्जांपल में आपको क्लियर करूंगा कैसे होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कैसा होगा, कलर्ड होगा। कैसा होगा, कलर्ड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। रीजन, क्योंकि इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो डायमैग्नेटिक, और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज म्यू भी काउंट कर सकते हैं। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है, √n इंटू n+2। n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3। कितने हैं, 3। तो आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, √3 इंटू 3+2, 3+2 5, तो √ क्या होगा, 15 Bm। ठीक है, Bm क्या होता है आपको मालूम है, Bm स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेटॉन, जिसका वो किसके बराबर होता है, EH/4πmc के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम Cr(NH3)6 का क्या समझ सकते हैं, फॉर्मेशन समझ सकते हैं। ठीक है, कि Cr का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, फिर उसमें क्योंकि ये Cr+3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। ठीक है, 2 ऑर्बिटल 3D, एक 4s और 3 p ने मिलके 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, जिसमें हर में एक अमोनिया ने आके क्या रखा, अपना लोन पेयर रख दिया। क्योंकि अंदर वाला D काम आया है इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कलर्ड होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, स्पेक्ट्रल एक्सप्लेनेशन नहीं है BVT के पास, वो कहाँ है, CFT के पास, की कलर्ड है तो क्यों है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं किससे, μ = √n इंटू n+2। So this is our first example. Now our next example is FeCN6 4-, FeCN6 4-। तो यहां पर हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कौन है, Fe, इसका एटॉमिक नंबर 26। तो ये क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, 20 हो गए, 3d6। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और 4p कैसा पड़ा हुआ है, वेकेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, पर अब हमारे को ये देखना पड़ेगा कि Fe जो है, ये तो Fe हुआ, पर हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि Fe की ऑक्सीजन स्टेट क्या है। तो फिर से मैं कैसे निकालूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
Fe, तो यहाँ पर एक Fe है, 6 Cn है और टोटल चार्ज उन पर माइनस का 4 है। Fe एक Cn पर माइनस का 1 -4, Fe -6 -4 क्या हो जाएगा, -4 प्लस का 6, तो Fe का ऑक्सीजन स्टेट क्या आ जाएगा, +2। क्या आ जाएगा, +2, यानी ये फेरस की कंडीशन में है। अब मैं Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस बात है कहां से निकलेंगे, 4s से। 3d बाद में भरा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब निकालने की बारी आएगी तो वो तो आउटर मोस्ट शेल से आएगी। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d में कितने 1 2 3 4 5 6, 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये वेकेंट, और 4p जो था आपका वो तो ऑलरेडी क्या था, वेकेंट था। ठीक है, अब इस पर कौन आएगा, लिगेंड। लिगेंड कौन आ रहा है, Cn। लिगेंड कौन है, Cn। ठीक है, क्योंकि यहां पर लिगेंड Cn है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो बाकी की दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं चारों, इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, ये तो पेयर था ही, ये दोनों पेयर हो गए, ये दोनों पेयर हो गए। ठीक है, अब ऑब्वियस है आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि पेयरिंग क्यों होगी। यही वो इसका लिमिटेशन है जहां पर हमारे को ये बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में डिफरेंस नहीं करता। तो कब पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की और कब पेयरिंग नहीं होगी, दैट कैन ओनली बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ CFT। वो सिर्फ आप CFT से समझ सकते हो और किसी से नहीं आएगा। तो अभी तो हमारे को सिर्फ इसको इस तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, CFT पढ़ने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों, किस केस में क्या हुआ, आपका पेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की। पिछले वाले में नहीं हुई थी पेयरिंग, इस वाले में हो रही है, तो कोई तो रीजन होगा। तो दैट इज द रीजन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये पेयरिंग हो गई, 4s खाली है, 4p खाली है। अब आपको अगेन कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 Cn आ रहे हैं, तो आपको वैकेंट ऑर्बिटल्स भी कितने चाहिए, 6 चाहिए। ये हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3d 4s और 4p ये मिलकर ठीक है क्या बना लेंगे, 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहां पर भी हाइब्रिडेशन क्या होगा यहां पर, ठीक है, Fe का d2sp3। अब हर एक ऑर्बिटल में एक एक Cn आकर अपना क्या रख देगा, लोन पेयर। ठीक है, और इस तरीके से क्या बन गया, FeCN6 4-। ठीक है, अगर हम इसके और कंडीशंस देखें तो ये क्या है, वही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। कैसा होगा ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। ठीक है, तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। और इसका म्यू वही √n इंटू, ठीक है, n इंटू n+2 से निकालेंगे। ठीक है, तो वो √। ठीक है, यहां पर n इजिकल्स टू क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ये कैसा होगा, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा होगा, कलरलेस। ठीक है, तो यहां पर एक स्पेशल जो डिफरेंस दिखा है वो ये है कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे दे गॉट पेयर्ड, पर वो पेयर्ड क्यों हुए, ऐसा क्यों हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन VBT में नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, CFT में है। बाकी सब कुछ क्या है आपका
सेम आएगा। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो गया, इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, डायमैग्नेटिक है, म्यू कितना है इसका 0, और ये कैसा होगा, दैट इज कलरलेस। तो दिस इज आवर सेकंड एग्जांपल। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 इज FeH2O होल 6 3+। फिर से हम Fe से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे को मालूम है Fe के अंदर जो कंडीशन है वो क्या होती है आपकी, ठीक है, 3d6 4s2 4p0। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 26 4s2 4p0 1 2 3 4 5 6 4s2। पर फिर से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे देखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Fe की ऑक्सीजन स्टेट क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe निकालूंगा मैं, तो यहां पर क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है, यहां पर एक Fe है, 6 H2O है, और टोटल चार्ज कितना है +3। Fe 6 × 0 +3, तो Fe की ऑक्सीजन स्टेट यहां पर क्या है +3, यानी ये कौन सी कंडीशन में आ गया, फेरिक में आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें तो इसका जो कंडीशन बनती है +3 से, ठीक है, Fe3+ से जो कंडीशन बनती है वो क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे 4s में से, और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला जाएगा 3d में से। तो ये क्या हो गया, 3d में कंडीशन क्या हो गई, 1 2 3 4 5, 4s आपका क्या हो गया, वेकेंट, 4p ऑलरेडी आपका क्या था, वेकेंट। ठीक है, अब यहां पर लिगैंड जो आ रहा है वो कौन है, H2O, नो पेयरिंग, यहां पर कोई पेयरिंग नहीं होगी। पर रीजन वही है कि वो, अब इसका रीजन हम CFT में ही करेंगे, यहां पर तो पता नहीं पड़ेगा, पर आपको बता दिया कि यहां पेयरिंग नहीं होगी, तो ये ऐसे ही रहेंगे। अब आप सोचिए कि आपके पास कितने लिगैंड्स आ रहे हैं, 6 लिगैंड्स आ रहे हैं। कितने लिगैंड्स आ रहे हैं, 6, जबकि आपके पास अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। आपके पास अवेलेबल एम्प्टी लिगैंड्स कितने हैं, सिर्फ 4 हैं, जबकि चाहिए कितने आपको, 6। तो अब जो कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, 3d, ये तो पूरा 1 2 3 पूरा का पूरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, हमको एम्प्टी ऑर्बिटल्स इसमें है ही नहीं। ठीक है, अगला है 4s, इस एक 4p, यहां पर मुझे 3 ऑर्बिटल्स यहां मिल जाएंगे। अभी मुझे कितने और चाहिए, टोटल 1 2 3 4 है मेरे पास, 6 चाहिए। तो अब मुझे किसको यूज करना पड़ेगा, 4d को। किसको यूज करना पड़ेगा, 4d को। ठीक है, तो अब आपका कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, 4s 4p और 4d। ठीक है, 4s 4p और 2 किसके आएंगे, 4d के, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां पर क्या बना, ठीक है, क्या बना, 6 आपके, इस बार क्या बनेंगे, sp3d2, 6 sp3d2। अब d बाद वाला काम आ रहा है, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। याद है आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स, इस हर ऑर्बिटल में H2O अपना लोन पेयर रखकर क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। H2O भी मोनोडेंटिटी है, अभी सारे मोनोडेंटिटी देख रहे हैं हम। तो यहां पर एक H2O ने बना दिया, यहां एक H2O ने बना दिया, यहां पर एक H2O ने बना दिया, यहां, ठीक है, और ये आपके 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गए। ठीक है, सही है। अब यहां पर अगर आप देखें तो इसका, ठीक है, कौन सा डी काम आ रहा है, एनडी। कौन सा, एनडी। अभी तक के बाकी एग्जांपल्स में हमारे पास n-1d काम आ रहा था, अब की बार कौन सा काम आ रहा है, एनडी। तो ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये कैसा होगा, कलर्ड, कैसा होगा, कलर्ड, ठीक है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकालोगे तो अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, तो अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस टू, तो ये अंडर रूट कितना हो गया, 35 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। इसके सिवा अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो, जैसे आप देखिए मैंने हर बार यहाँ पर आयन लिया है, हो सकता है वो आपका पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दे, तो उस केस में आप क्या करना, ठीक है, उसको तोड़ के देख लेना, ठीक है। कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे आपको उसने बोला, ये लिख दिया आपको CONH3 का होल 6 Cl3, तो अब मुझे काम तो यही करना है, तो आप क्या करना, मेरे को तो आयन लेना पड़ेगा जिससे कि मुझे क्या हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज पता पड़ जाए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज पता होगा तो मुझे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता पड़ेगी, इसलिए तो आप इसको पहले क्या करें, तोड़ लें, CONH3 का होल 6 3Cl माइनस, तो माइनस का 3, तो यहां पर क्या होगा, प्लस का 3, और अब आप अपना हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कर लें। तो जो मेन यहां पर कंफ्यूजन है इस पूरी वीबीटी में, जो हमें आगे जाके बहुत ध्यान से समझना है CFT में, दैट इज कि कब पेयरिंग होगी, कब पेयरिंग नहीं होगी, और उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द VBT।